अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसकी दो एग्जांपल्स हमने देखी थी। दैट वाज रिकॉइलिंग ऑफ ए गन एंड एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। इसी तरह से आज हम तीसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्ले ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहाँ पे जो रॉकेट का जो मास है वो जैसे जैसे ये मोशन करता है वो चेंज होता है। तो दिस इज एक्चुअली वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। तो यहाँ पे मास का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़रूर आएगा। तो लेट्स कंसिडर कि रॉकेट का जो इनिशियल मास है, और जब हम रॉकेट कहते हैं मींस हमारे पास जो रॉकेट है और उसमें जो फ्यूल है उसको लेके, यानी कि जो जल के गैसेस बन के बाहर जाएगा, स्टार्टिंग में वो फ्यूल होगा तो उसका मास लेके, यानी कि इनिशियल मास रॉकेट का है m0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज v0, जो कि बराबर होगी जीरो, जो कि हम बाद में लेंगे बराबर इक्वल टू जीरो। फिलहाल इसका नाम हमने रखा v0 विच विल बी टेकन एज जीरो लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रॉकेट की एक सिंपल इमेज बनाते हैं। ये रॉकेट है, अब ये उड़ रहा है इनिशियल के बाद, अब ये उड़ने लगा। अब टाइम है t, पहले टाइम क्या था जीरो, यहाँ पे इस सिचुएशन में टाइम है जीरो, तब मास है m0 और वेलोसिटी है v0। अब ये उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते अब टाइम है t, अब टाइम t है, रॉकेट का मास है m, ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, तो एट टाइम t जो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम है, लेट्स सपोज दैट लीनियर मोमेंटम इज p1 और वो बराबर होगा mv। लीनियर मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एट टाइम t, लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। मास ऑफ रॉकेट इज m एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड पे देखने वाला है उसको लग रहा है रॉकेट उड़ रहा है ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी v। अब इससे थोड़ा टाइम बाद, आफ्टर स्मॉल टाइम, ठीक है, तो पहले टाइम था t, उसमें dt ऐड करेंगे तो अब टाइम है t प्लस dt। ठीक है, तो अब इसमें जो फ्यूल है वो जल के उसमें से गैसेस निकलेंगी नीचे की तरफ, तो रॉकेट का मास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले था m, अब इसमें माइनस dm होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इसमें माइनस होगा, दैट इज dm। अब ये dm मास गया कहाँ, ये फ्यूल जल के जो है गैसेस बन गई जो नीचे की तरफ निकल गई। ठीक है, तो रॉकेट हल्का हो गया तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो पहले थी इसकी वेलोसिटी v, अब होगी वेलोसिटी v प्लस dv। ठीक है, और जो गैसेस निकलेंगे वो नीचे की तरफ निकलेंगे, उनकी वेलोसिटी होगी vg, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस जो रॉकेट से निकलेंगी फ्यूल जल के, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं, एक है v, दूसरी है vg। v इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, vg is velocity of exhaust gases with respect to ground directed downwards। ठीक है, तो कुछ टाइम t पे मास रॉकेट का m है, वेलोसिटी v है, कुछ टाइम t प्लस dt पे, यानी कि dt टाइम इसमें ऐड होगा इसके बाद। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो 11 बजे, ये है 11:10 या 11:15, तो थोड़ा टाइम इसमें ऐड हो गया। तो आफ्टर एट टाइम t प्लस डी टी रॉकेट का मास होगा m माइनस डी एम। माइनस इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से गैसेस जल के बाहर निकलेंगी, फ्यूल जल के बाहर निकलेगा नीचे की तरफ, तो ये लाइटर होगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी v प्लस डी वी। ठीक है, तो ये जो लीनियर मोमेंटम गैसेस ने लिया डाउनवर्ड की तरफ, रॉकेट लेगा अपवर्ड की तरफ, जस्ट टू कंजर्व, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो रहना चाहिए कांस्टेंट, इसीलिए गैसेस अगर नीचे जा रहे हैं तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो एट टाइम t प्लस डी टी जो लीनियर मोमेंटम होगा p2, जो लीनियर मोमेंटम p2 होगा उसमें आएगा, एक तो आएगा रॉकेट का मास m माइनस डी एम इंटू रॉकेट की वेलोसिटी v प्लस डी वी, ये हो गया रॉकेट का लीनियर मोमेंटम। और साथ में जो गैसेस नीचे जा रहे हैं तो आएगा
प्लस गैसेस का मास होगा dm, जितना मास यहाँ पे कम हुआ वो मास गैसेस ने लिया होगा, dm इंटू गैसेस की वेलोसिटी नीचे की तरफ, दैट इज माइनस वी जी इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि ये वाला लीनियर मोमेंटम और ये वाला लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, रॉकेट को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चलाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो अगर ऐसा है P1 P2 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब mv बराबर होना चाहिए, यानी कि ये P1 बराबर होना चाहिए इसके। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं mv, ये देख सकते हैं आप, mv प्लस mdv, सिंपल है। m के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस vdm, ये vdm माइनस dmdv माइनस vgdm। अब इसमें जो ये प्रोडक्ट है dmdv ये बहुत स्मॉल है। dm इज स्मॉल डिक्रीज इन मास, dv इज स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू v एंड m। यानी कि जो v है, जो हमारे पास v है, जो हमारे पास m है, ये बहुत ज़्यादा है। dm dv बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, नेग्लिजिबल। जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्ट, ये स्मॉल है। तो mv कैंसिल हो जाएगा, mv कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, mdv माइनस vdm माइनस vgdm इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बचा। mdv को यहीं पे रखेंगे, mdv इज इक्वल टू, ये दोनों इधर जाएंगे तो बनेंगे प्लस vdm प्लस vgdm। अब दोनों में कॉमन क्या है, dm कॉमन करेंगे तो mdv आएगा v प्लस vg इंटू dm, v प्लस vg इंटू dm। अब ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करनी है, v वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, vg है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, दोनों है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब रॉकेट बहुत ऊपर जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करना इरेलीवेंट हो जाएगा, इनएप्लीकेबल होगा। तो हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का सहारा लेना है। तो v प्लस वी जी इज, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का केस याद होगा, गैसेस कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, रॉकेट जा रहा है अपवर्ड। ठीक है, तो जो v प्लस वी जी है, v प्लस वी जी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट, यानी कि वो जो बाहर की तरफ निकलेंगी गैसेस। v plus vg is relative velocity of rocket with respect to gases, relative velocity of rocket with respect to gases, या आप इसको कह सकते हैं relative velocity of gases with respect to rocket, relative velocity of gases with respect to rocket। अगर हम लेंगे relative velocity of rocket with respect to gases या relative velocity of gases with respect, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि आपको relative velocity में पता है VAB एंड VBA का मैग्नीट्यूड सेम आता था, VAB एंड VBA का मैग्नीट्यूड सेम आता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन का सवाल लेंगे विद रेस्पेक्ट एग्जॉस्ट गैसेस खुद कहाँ जा रहे हैं, नीचे, और रॉकेट खुद कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज u एंड इट विल बी माइनस, बिकॉज एग्जॉस्ट गैसेस आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रॉकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, या आप इसको कह सकते हो ऐसे भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, तो mdv बराबर आएगा माइनस यू डी एम, mdv इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि रॉकेट बहुत ऊपर गया। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, या फिर से देखो, mdv इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, mdv
एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। इसको आपने इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड्स, यानी कि एक साइड है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, दूसरी साइड है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मास। अब यहाँ पे मास वेरिएबल बन गया, आप देख सकते हो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मास हो जाएगी। यहाँ पे आएगा एम डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू डी एम। यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट अगर आपको याद होगा वी नॉट था इनिशियल वेलोसिटी। मान लो अब वेलोसिटी है वी, पहले मास था मान लो एम नॉट और अब मास है एम, ठीक है। तो ये m डिवाइड होके इधर आ जाएगा, अगर हम इसको पहले ही लेंगे m डिवाइड होके इधर रखेंगे हम, यानी कि ये जो m है ये जब इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, वो डिवीजन में हमने पहले लिया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज v, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज v, लोअर लिमिट v नॉट अपर लिमिट v इज इक्वल टू माइनस u, तो बाहर जाएगा कांस्टेंट होगा जितना भी होगा, u बाहर गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई एम फ्रॉम इनिशियल लिमिट एम नॉट टू फाइनल लिमिट एम। अब आप इसको देखो, आप इंटीग्रेशन डी एम बाई एम, अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स आएगा, यानी कि जब ऊपर डिफरेंशिएशन होगी नीचे फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन लॉग के बराबर होती है, ये आप देख सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे है डी एम बाई एम, तो आएगा लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ एम टू द बेस ई, टू द बेस ई, लोअर लिमिट इज एम नॉट एंड अपर लिमिट इज एम। अच्छा एल एच एस में क्या होगा, पहले इसमें फाइनल लिमिट डालेंगे वी माइनस इनिशियल लिमिट वी नॉट। अच्छा वी नॉट कितना 0, तो लेट्स इग्नोर इट, वी इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस है और साथ में u भी है माइनस यू माइनस यू, तो ये आएगा माइनस यू। पहले कौन सा लिमिट हम डालते हैं, अपर लिमिट, लॉग ऑफ m टू द बेस e माइनस log of m naught to the base e। Now this is log of m minus log of m naught। आपको पता होगा log a minus log b is log a divided by b, ठीक है। अगर माइनस को हमें एब्जॉर्ब करना होगा तो ये आएगा माइनस यू, पहले आप इसको देखो ब्रैकेट वाली टर्म को, log ऑफ m माइनस log ऑफ m नॉट, तो आएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई m नॉट टू द बेस e। अब अगर माइनस को एब्जॉर्ब करना होगा तो इसको रेसिप्रोकल लेना है, सिंपल, यानी कि ये जो माइनस अगर आप अंदर ले रहे हो तो ये m नॉट प्लस बन जाएगा, m माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा, m नॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा, m डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो v आएगा फाइनली, v का वैल्यू आएगा u log ऑफ, आपने माइनस यू की जगह लिखा u, ये देखिए माइनस यू की जगह लिखा u, तो यहाँ पे लिखना है m नॉट ऊपर m नीचे, log ऑफ m नॉट अपॉन m टू द बेस e। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम। अब एक और बात, ये जो इक्वेशन आपने देखी एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। अगर दोनों साइड से हम डिवाइड करेंगे टी, यानी कि मास, ये वेलोसिटी का और मास का रेट लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डी एम बाई डी टी यहाँ पे मास का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जरूर आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल मास सिस्टम है, मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। नाउ डी वी बाई डी टी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। Now mass into acceleration is according to Newton's second law of motion, mass into acceleration is force, F is equal to minus u dm by dt। तो अब हमने कहा कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये फोर्स की बात कहाँ से आ गई, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, ये है
a virtual kind of thrust. यानी कि ये वो फोर्स है जो इसलिए अपीयर होता है कि जब आपने रॉकेट को रखा, जब गैसेस, ये फ्यूल बर्न हो गया, जो गैसेस बन गई वो अचानक से नीचे की तरफ गई, तो रॉकेट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इट अपीयर्स एज इफ रॉकेट की तरफ एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है. दैट अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट ड्यू टू एग्जॉस्ट गैसेस इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी. ये आप देख सकते हो, अपवर्ड थ्रस्ट इज डायरेक्टेड, इट इज अपवर्ड, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इट इज अपवर्ड थ्रस्ट, तो इसीलिए यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, माइनस. ठीक है. एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे मास कम होता जाएगा वैसे ही अपवर्ड थ्रस्ट बढ़ता जाएगा. एंड रॉकेट विल मूव विद ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड स्टिल इट इज़ पुट इन द, या जो इसमें सैटेलाइट होगा वो इसको ऑर्बिट में डालेगा, तब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. तो दिस इज अपवर्ड थ्रस्ट ऑन रॉकेट. और इस इक्वेशन से v से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, और इससे आप निकाल सकते हो अपवर्ड थ्रस्ट. तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन ऑफ रॉकेट. और एक बात यहाँ पे है कि जब रॉकेट का पूरा फ्यूल जल जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड एज बर्नट आउट स्पीड. स्पीड ऑफ रॉकेट, यानी कि जब रॉकेट की पूरा जो ये फ्यूल होगा वो जल के ख़त्म हो जाएगा, उस सिचुएशन में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रॉकेट के पास वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट. तो उस सिचुएशन में उसके लिए आपको क्या करना है, जब बर्नट आउट स्पीड की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा वी बी, जस्ट फॉर नोटेशन वी बी, यहाँ पे छोटा सा बी फॉर बर्नट आउट. तो क्या करना है, उस सिचुएशन में सारा फ्यूल खत्म हो गया. जब सारा फ्यूल खत्म हो गया तो खाली रॉकेट का जो मटेरियल है, रॉकेट की जो बॉडी है उसी का मास रहेगा. तो यहाँ पे आएगा एम नॉट अपॉन, यू कैन से एम डैश. यानी कि समझने वाली बात ये है कि आपको रॉकेट में से सारा फ्यूल निकाल के जो मास रहेगा वो मास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा. बस उस सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होगी दैट इज बर्नट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट. तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ रॉकेट. हमने इसका सारा मैथमेटिक्स निकाला और अप्लाई किया इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कनेक्टेड मोशन. कैसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम पे. ये मान लो एक सरफेस है, अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, तो लेट्स एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन. तो ये सरफेस है, दिस इज फ्रिक्शनलेस. इसके ऊपर हमने 3 ब्लॉक्स रखे हैं. ब्लॉक 1 ऑफ मास m1 जो कि 5 kg है, ब्लॉक 2 10 kg का, ब्लॉक 3 15 kg का. एंड दीज आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग्स. ये वाली स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बिटवीन m1 m2 है, एक स्ट्रिंग बिटवीन m2 m3 है, मीन्स कि ये कनेक्टेड मोशन. और इस पूरे सिस्टम पे यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F. और एक्सटर्नल फोर्स जो F है उसका वैल्यू F गिवन है 50 न्यूटन. इट्स वैल्यू इज 50 न्यूटन. यानी कि यहाँ से इस सिस्टम ऑफ 3 बॉडीज को कनेक्टेड मोशन में खींचा जा रहा है यहाँ से कितने फोर्स से, 60 न्यूटन से. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, नंबर 1. नंबर टू इस रस्सी में और इस रस्सी में जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा, डेवलप होगा, वो कितना होगा. हमें T1 T2 निकालना है और एक्सेलेरेशन निकालनी है. एक्सेलेरेशन यहाँ पे कॉमन होगी क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, तो हर किसी ब्लॉक की एक्सेलेरेशन सेम होगी. तो सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे. अगर हम मास m1 की तरफ देखेंगे, फॉर ब्लॉक लेट्स दिस ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, दिस इज ब्लॉक C. फॉर ब्लॉक A, अगर हम ब्लॉक A पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, ब्लॉक A किधर जा रहा है, राइट की तरफ. ब्लॉक A इज गोइंग टूवर्ड्स राइट. इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा किधर की तरफ, राइट की तरफ. अच्छा, ब्लॉक A पे फोर्स कितना लग रहा है, T1. बताओ किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास ऑफ A ब्लॉक इज m1 इंटू A. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह से फॉर ब्लॉक B,
बी। अब ब्लॉक बी को आप देखो, ब्लॉक बी को दो साइड से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से T2, यहाँ से T1, यहाँ से T2, यहाँ से T1, लेकिन ब्लॉक बी जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है इधर की तरफ, क्योंकि सारा सिस्टम इधर जा रहा है। द होल सिस्टम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर M2 इधर जा रहा है तो इस पर नेट फोर्स राइट की तरफ ही लगेगा। उसको हम कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, राइट माइनस लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तब हम लिखते T1 माइनस T2, ठीक है। तो फॉर ब्लॉक बी T2 माइनस T1 आएगा। नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन M2A, दिस इज सेकंड। इसी तरह से फॉर ब्लॉक सी आएगा, ये देखो आप ब्लॉक सी को यहाँ से खींच रहे हैं हम F से, इधर से इसको खींच रहा है T2, तो आएगा F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A, दिस इज थर्ड, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, एडिंग तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस F माइनस T2, ये इसको ऐड किया इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, M1A M2A M3A, तो आएगा M1A प्लस M2A प्लस M3A। ये देखो T1 गॉन, T2 गॉन, तो F आएगा A इंटू M1, या ऐसे आप लिख सकते हो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। ये तो वही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एक्सेलेरेशन निकालनी है तो बताओ ये किसके बराबर होगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, एक्सेलेरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन इज F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ए डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने ए यहाँ पे नहीं लिखा, ए यहाँ पे है, ठीक है, एक ही बात है। तो एक्सेलेरेशन आएगा, मास ये फोर्स का वैल्यू है 50 अपॉन मास M1 M2 M3 इज 5 प्लस 10 प्लस 15। now 5 plus 10 is 15, 15 plus 15 is 30, 50 by 30, तो एक्सेलेरेशन होगी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलेरेशन का वैल्यू। अब इस एक्सेलेरेशन का वैल्यू, तो हर किसी ब्लॉक की एक्सेलेरेशन होगी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलेरेशन का वैल्यू डालना है फर्स्ट में, एक्सेलेरेशन का वैल्यू डालना है फर्स्ट में तो हमें मिल जाएगा T1। Therefore T1 is equal to mass M1 is 5 into acceleration is 5/3। now 5 5s are 25, तो T1 आएगा 25/3 न्यूटन। तो ये वाला जो फोर्स ऑफ टेंशन होगा यहाँ पे इस रस्सी में, वो होगा 25/3 न्यूटन। अब करना क्या है, ये T1 का वैल्यू और A का वैल्यू डालना है इसमें सेकंड में, यानी कि यहाँ पे रखा T1, यहाँ पे रखा A, आपको क्या मिल जाएगा T2, ये आप खुद करोगे। तो T1 भी आपने निकाला और T2 भी निकाला और एक्सेलरेशन भी निकाली। दिस इज हाउ वी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद जो अगले टॉपिक्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे पहले सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रिक्शन, तो उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।